दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज की क्लास में हम आपसे मोनोपोली टॉपिक के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट अभी तक है तो आज के क्वेश्चंस के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यानी आपको कोई डाउट्स इससे रिलेटेड नहीं होगा। क्वेश्चंस की वैरायटी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों ही बहुत अच्छे रखे गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए आप उनको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्लास, और आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करना ना भूलें। और अब बिना देर किए हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मोनोपोली। कह रहा है इसमें से कौन सा मोनोपोली का बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए इसमें आपको पता है कि मोनोपोली, जिसमें मोनो मींस आपका सिंगल होता है, इसकी थियरी क्लास पूरी हो चुकी है। अगर आपने नहीं किया है तो आप क्लास जरूर देख लें। और पॉली मींस राइट्स होता है, यानी एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर और मेनी बायर्स होते हैं, वो आपका मोनोपोली होता है। यहां पर इंडस्ट्री और फर्म दोनों एक ही होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, मोनोपोली फर्म में या इंडस्ट्री में जो भी आप कह लें, यहां पर प्राइस को डिटरमिन करने का काम डिमांड कर्व करता है। जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि डिमांड और सप्लाई दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां प्राइस डिपेंड करती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मोनोपोली सिंगल है और वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इस मार्केट में सप्लाई कर्व नहीं होता। उसका रीजन है क्योंकि ये प्राइस का जो है वो मेकर है, यानी खुद प्राइस डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी भी डिसाइड करता है। तो खैर ये कॉमन सी बातें थी, बाकी बातें क्वेश्चंस के साथ हम आपसे करते रहेंगे। अब इसमें आप चारों ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। कह रहा मार्केट विथ मेनी सेलर्स, अब आप इसके आगे बढ़े ही ना, ये मेनी सेलर्स होता नहीं। अब मार्केट विथ अ सिंगल सेलर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। A monopolist is a price maker, taker, follower, leader। ये प्राइस का मेकर होता है क्योंकि यहां इंडस्ट्री और फर्म दोनों एक होती है। Which of the following is a key barrier to entry in the monopoly market? मोनोपोली मार्केट में क्यों रोक, मतलब किससे रोक लगती है? तो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके नाते यहां पर रोक होती है। फिर कह रहा फॉर अ मोनोपोली द फर्म डिमांड कर्व इज आल्सो। कह रहा मोनोपोली जो मार्केट है वहां पे फर्म का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, ये चार ऑप्शंस दिए हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। देखिएगा यहां पे फर्म वर्ड की बात कर रहा है और मोनोपोली में जो फर्म है वही आपकी इंडस्ट्री होती है, यानी इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अब आप खुद सोचिएगा, अगर इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है तो यहां पर दोनों ही डिमांड कर्व एक ही होंगे, जो मार्केट का होगा वही फर्म का होगा। कह रहा इफ इन अ मोनोपोली द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज द डिमांड कर्व। कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, आपने ये टॉपिक पढ़ी है, ये आपका AR कर्व होता है, ये आपका MR कर्व होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, AR और MR ये ट्वाइस यानी 2 गुने के गैप पर होते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टीपर होता है, बहुत ज्यादा फ्लैटर नहीं होता, यानी सकरा आप कह सकते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में स्टीपर ही बोला जाएगा। द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज, ये वेलो लाइज द डिमांड कर्व, और जो डिमांड कर्व है वो आपका AR कर्व होता है। डिमांड कर्व को ही हम लोग AR या प्राइस, इन तीनों के नाम से जानते हैं। देखिए कह रहा है अ मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वेयर। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट सबके लिए वही हैं, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू ये इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइस। देखिए ये थियरी वही आ गई कि डिफरेंट प्राइस है, इसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे रेलवे काम क्या करता है, जनरल, AC, स्लीपर सबके अलग अलग प्राइस फिक्स करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली। देखिए नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है लोकल लेवल पर, पहले ये आप समझ लें। यानी कहने का मतलब जैसे गैस है, वाटर है,
इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी पैमाने की बचत के नाते, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाते उसकी जो एवरेज कॉस्ट है या एवरेज टोटल कॉस्ट आप कह सकते हैं, वो उसकी मिनिमम होती है कि वो उस लोकल एरिया में पूरा सप्लाई कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर देखिए अ लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कंपेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट अ मोनोपोली विल प्रोड्यूस। कह रहा मोनोपोली क्या करेगा, तो लेस आउटपुट एंड चार्ज अ हायर प्राइस। उसका रीजन है वो बाजार में अकेला है, जो चाहे वो करे। द डेड बेड लॉस ऑफ मोनोपोली रेफर्स टू। देखिए अब आज आप मीनिंग अच्छे से समझ लें, हमने आपसे प्रीवियस क्लास में कहा था कि फिर आगे आपको अच्छे से बता दूंगा। डेड बेड लॉस का मतलब क्या होता है ये आप समझिएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से आप सुनिएगा, डेड बेड लॉस आप कभी भूलेंगे भी नहीं। जब किसी भी रीजन से पूरे समाज को लॉस होता है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सोशल लॉस होता है, यानी समाज को हानि होती है, तो उसी को हम डेड बेड लॉस कहते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये टैक्स के नाते होता है, ये सब्सिडी के नाते होता है, ऐसा प्राइस कंट्रोल के नाते होता है, ऐसा मोनोपोली के नाते होता है। अब हम आपको एक एक का एग्जाम्पल बताते हैं। जैसा मान लीजिए अभी तक कोई प्रोडक्ट आपका 50 रुपए में बिक रहा था और आप 50 में खरीद कर खुश थे, दुकानदार 50 में बेचकर खुश था। गवर्नमेंट ने काम क्या किया, 30 रुपए मान लीजिए टैक्स का लगा दिया, अब ये प्रोडक्ट 80 रुपए का हो गया। इसका असर आप समझिए क्या होगा। कुछ ऐसे कंज्यूमर होंगे जिनकी पहुंच 80 रुपए तक नहीं होगी, अब वो इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे। प्रोड्यूसर इस चीज को बनाना कम कर देगा। तो इसका एक इंपैक्ट ये पड़ा कि इससे समाज को ही तो हानि हुई। जो चीज हम खरीद पा रहे थे अब उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को डेड बेड लॉस कहते हैं। जब किसी चीज पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जैसा मान लीजिए 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट बिक रहा था, हम भी खुश थे, वो भी खुश था, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों खुश थे। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 10 रुपए की, तो ये प्रोडक्ट अब 40 रुपए का हो गया। तो अब हम इसका अननेसेसरी यूज करने लगेंगे। उसका कारण है जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो उसकी ना वैल्यू आपको पता है, तो आप अननेसेसरी यूज करेंगे। तो इससे भी जो समाज के रिसोर्सेस हैं उनका गलत तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, ये डेड बेड लॉस कहा जाएगा। मोनोपोली में आप देखते ही हैं कि वो प्राइस हाई करके क्वांटिटी लेस प्रोड्यूस करता है, ये डेड बेड लॉस है। तो डेड बेड लॉस का मतलब सीधा सा आप समझिएगा, जब किसी भी डिसीजन से समाज को कोई लॉस होता है, यानी हमें और आप दोनों को लॉस होता है, तो इसी को डेड बेड लॉस कहते हैं। तो ये है नेट लॉस इन टोटल सरप्लस, यानी कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी। Which statement is false about a monopoly? इसमें से मोनोपोली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स आपसे पूछा गया है? It is only supplier of the good, ये तो सही है। The product has no close substitute, ये सही है। Influence, they can influence the market price, ये भी सही है। There are no barriers to entry, यानी यहां पर कोई बैरियर नहीं होता, ये गलत है। यहां पर बैरियर्स ही होते हैं जिसके नाते मोनोपोली बनी रहती है। इंडियन रेलवे आपको पता है ये अकेला है, सारे स्टेशन, सारे प्लेटफॉर्म, सारी ट्रेनें, सब कुछ इसकी हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है मोनोपोली का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। व्हेन अ मोनोपोली डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मार्जिनल रेवेन्यू आपसे पूछा है। देखिए इसमें आपको थ्योरी बताई गई थी कुछ इस तरीके से, अगर आपको याद है। ये आपका AR कर्व था, MR आपको कहा गया था कि ये निगेटिव भी होता है। जहां पर MR निगेटिव होता है यानी 0 होता है, वहां पर TR ये मैक्सिमम होती है। जब MR निगेटिव होता है तो ये TR आपका घटने लगता है। और जो ये एरिया आपका है, जब TR इंक्रीज करता है जब MR आपकी पॉजिटिव होती है। ये 3 बात हर क्लास में आपको बता रहा हूं। यहां पर ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आप एक चीज समझिएगा, ये 0 है। जहां MR 0 होगा वहां TR मैक्सिमम होगा। तो इस पॉइंट पर कह रहा है यानी ये पॉजिटिव आपका आएगा।
ए पेटेंट क्रिएट्स अ मोनोपोली बाय रेस्ट्रिक्टिंग, पेटेंट्स से एंट्री पर बैन हो जाती है। इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट कैन अर्न, देखिए मोनोपोलिस्ट ही एक ऐसा है जो लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट गेन करता है, क्योंकि वो सारे इनपुट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है। अ की डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज, इसमें कौन सा डिफरेंस क्या है? द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, द टाइप्स ऑफ कॉस्ट फर्म फेसेस, द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन का है, और इस पे भी मतलब और सारे पॉइंट्स आप पहले देख लें। द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, तो यहां पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसका कारण ये है, देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है यहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस की बात अगर करता तो मोनोपोली में होता है, और तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट क्या करती है, नए चीज लोगों को आने पर बैन लगा देती है, उसमें ये चीज होता है। फिर कह रहा है इफ अ मोनोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, आपको लगातार ये बताया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में देखिए एमआर जो है वो कम है, यानी रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आउटपुट को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेना ये मोनोपोली में ही संभव है, जैसे रेलवे आपका यही काम करता है। नेचुरल मोनोपोली, देखिए अभी प्रीवियस में जो क्वेश्चन आपको बताया उसका डिटेल यहां थ्योरी में दे दिया है। कह रहा है नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर द सिंगल फर्म कैन सप्लाई अ गुड और सर्विस टू एन एंटायर मार्केट एट लोअर कॉस्ट देन टू और मोर फर्म्स, दिस इज ड्यू टू, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाते होता है। फॉर अ सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट द प्राइस इज ऑलवेज, कह रहा है कि सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट द प्राइस इज ऑलवेज, प्राइस क्या होती है, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which act in India aims to prevent anti-competitive practices and abuse of dominant position? देखिए इंडिया में क्या है कि मोनोपोली ना बनने पाए, इसके लिए जो रूल्स बना था वो मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट जो है MRTP एक्ट 1969 बना था, लेकिन इस एक्ट को अब खत्म करके इसके प्लेस पर ला दिया गया है कंपटीशन एक्ट 2002 का। Which of the following is not a feature of monopoly? सिंगल सेलर होता है, प्राइस मेकर होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होती, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, यानी सी पॉइंट आपका नॉट पूछा इसलिए सी पॉइंट। अ मोनोपोली सेट इज प्राइस फ्रॉम, ये अपने प्राइस को कहां से सेट करेगा, एक जो मोनोपोलिस्ट है डिमांड कर्व से एवरेज, तो ये पहले ही हमने बताया कि वो अपने डिमांड कर्व से प्राइस को सेट करता है। अ पब्लिक फ्रेंचाइजी इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैरियर टू एंट्री डेट क्रिएट्स, देखिए पब्लिक फ्रेंचाइजी का मतलब आप गवर्नमेंट समझिए। अब जब आप गवर्नमेंट समझ गए तो यहां पर लीगल मोनोपोली की बात कर रहा है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, अभी आपको बताया जहां एमआर जीरो है वहां टीआर मैक्सिमम होता है। इन अ मोनोपोली मार्केट द गुड प्रोड्यूस्ड हैज, कह रहा इन अ मोनोपोली मार्केट द गुड प्रोड्यूस्ड हैज, एक मोनोपोली मार्केट में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे रेलवे है, रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। द एबिलिटी ऑफ अ मोनोपोलिस्ट टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, कह रहा जो मोनोपोलिस्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने को हिंदी में बाजार शक्ति और इंग्लिश में मोनोपोली पावर कहते हैं। मोनोपोली पावर को मैंने थ्योरी में आपको पहले भी पढ़ा रखा है। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्री प्रोफेसर पीगो ने दिया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये सब कुछ आपको थ्योरी क्लास में बता दी गई है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी अच्छे से तो एक बार जरूर पढ़ लें, सारे क्वेश्चंस आप मिनटों में सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लाइक करते चलिएगा। फर्म्स डिग्री, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग ईच कस्टमर a different price based on quantity they buy, the maximum price they are willing to buy। देखिए फर्स्ट डिग्री में कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता, इसलिए प्राइस मैक्सिमम होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। A monopolist facing a downward sloping demand curve has the marginal revenue curve that is,
स्टीपर होता है कि फ्लैटर, तो आपको पता है ये स्टीपर डिमांड कर्व होता है, अभी पहले ही थ्योरी आपको उसमें बताई है। Which of the following is least likely to be considered a monopoly? इसमें कौन सा सबसे कम ऐसा है जिसमें मोनोपोली का एलिमेंट नहीं है? दवा बनाने की कंपनी के पास पेटेंट है, ये उसका मोनोपोली है। नल का के पानी का एकमात्र जो प्रोड्यूसर है उसकी भी मोनोपोली है, और एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट लाइसेंस है, ये भी है। लेकिन अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर इन अ मॉल, ये कोई मोनोपोली नहीं होती। देखिए कह रहा है द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज फाउंड वेयर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी इंटरसेक्ट द। देखिए मोनोपोलिस्ट की अगर आप बात करें तो वहां पर सप्लाई कर्व नहीं होता, यह आपको पता है, और डिमांड कर्व ही प्राइस को डिटरमिन करने का काम करता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको पता है इसका जो डिमांड कर्व है यानी एआर वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। अ मोनोपोलिस्ट विल शट डाउन इफ द शॉर्ट रन। देखिए शट डाउन किसी का भी हो, सबका एक ही होता है, और वह है प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अ गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली इज वन दैट अराइजेस फ्रॉम। कह रहा है जो गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तो पेटेंट और कॉपीराइट, क्योंकि ये इसको देने का काम गवर्नमेंट ही करती है। व्हेन डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक अ मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। यहां इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब वो नेगेटिव में है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन अ मोनोपोली एलोकेटिव इफिशियंसी एराइजेस। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन इफिशियंसी बोला है। अगर एलोकेटिव इफिशियंसी की बात करें तो जहां पर प्राइस ये इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, ये इफिशियंट पोजीशन होती है। लेकिन यहां पर इनइफिशियंसी कह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। व्हिच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्बिंग मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। कह रहा है इंडिया में कौन सी बॉडी है? देखिए अभी आपने कंपटीशन एक्ट पढ़ा था, और उसी को चलाने के लिए जो बॉडी है वो सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब मोनोपोली सप्लाई कर्व इज, पहली बात देखिएगा, अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि मोनोपोली मार्केट में सप्लाई कर्व नहीं होता। उसका कारण है वो अपने प्राइस को डिमांड के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करता है, यानी नॉट वेल डिफाइंड, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द मेन रीजन अ मोनोपोलिस्ट कैन अर्न लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी एक जो मोनोपोलिस्ट है वो अर्न कर सकता है लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्यों अर्न कर सकता है? क्योंकि वहां पर एंट्री और एग्जिट जैसी कोई चीजें, मतलब एंट्री तो नहीं होती, एग्जिट होने को वो चला जाएगा, कोई नहीं बचेगा, वो ठीक है, बट एंट्री नहीं होती। अ सिंगल प्राइस मोनोपोली विल नेवर चूज टू ऑपरेट ऑन द परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक को वो कभी चूज नहीं करेगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कह रहा सिंगल प्राइस मोनोपोली विल नेवर चूज टू ऑपरेट ऑन द पोर्शन ऑफ अ डिमांड कर्व। ये कह रहा किस डिमांड कर्व पर वो ऑपरेट नहीं करेगा? तो इन इलास्टिक पर नहीं करेगा। इन इलास्टिक का मतलब ये हो गया, यानी प्राइस ज्यादा हो या प्राइस कम हो, लेकिन क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए सेकेंड डिग्री का मतलब होता है जब आप कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो बाई वन गेट वन इस तरीके से, यानी बी ऑप्शन। इन अ मोनोपोली द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर इज। एआर एंड एमआर में क्या रिलेशन है? एआर ज्यादा होता है एमआर से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर्स रिफर्स टू। देखिए हमने आपको सोशल कॉस्ट क्या होती है बहुत डिटेल में आज एक्सप्लेन कर दिया है। कह रहा द डेडवेट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लोअर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अ फर्म इज अ मोनोपोली इफ इट इज द सोल सेलर और सब्स्टिट्यूट्स, सेलर कॉम्प्लीमेंट्स
बायर कॉम्प्लीमेंट्स बायर सब्स्टिट्यूट। कह रहा अ फर्म इज अ मोनोपोली इफ इट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा फिर वही बात, यहां पर इफिशियंसी नहीं पूछा, इनएफिशिएंसी पूछा है। इन अ मोनोपोली अकर्स बिकॉज द फर्म प्रोड्यूसेस एट एन आउटपुट लेवल वेयर एवरेज टोटल कॉस्ट इज नॉट एट इट्स मिनिमम। देखिए अगर वो एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पर करती है तब तो ठीक है, तब तो वो इफिशियंट फर्म है, लेकिन यहां पर इनएफिशिएंसी पूछा और नॉट भी दिया है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ अ मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू $5 कह रहा है एंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट $3, इसको आप रुपीस भी कह सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट द फर्म शुड, इसके प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है यहां पर MR इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के ये आपका होना चाहिए। इसका मतलब है प्राइस को जो है वो डिक्रीज करे एंड इंक्रीज आउटपुट, यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। देखिए कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। ऐसी सिचुएशन में कई सारी फर्में एक साथ मिल जाती हैं और उनका एक मकसद होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, आपस में कॉम्पिटिशंस को अवॉइड करना। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल फर्म मोनोपोली, यानी कार्टेल जो है वो सारी फर्में एक साथ मिलकर के वो सप्लाई को जो है वो प्राइस तो एक रखती हैं, जैसे पेट्रोलियम में आप देखिए, लेकिन उनका एक मकसद होता है कि जो प्रॉफिट है वो अधिक से अधिक हो, आपस में हम लोग कॉम्पिटिशंस ना करें। गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ अ नेचुरल मोनोपोली ऑफ्टन एम्स टू सेट प्राइस इक्वल टू, कह रहा जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो नेचुरल मोनोपोली जिसमें आपका गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब के लिए वो अलाउ फॉर फेयर रिटर्न यानी एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करता है। द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्ट इज elastic than the one faced by a perfectly competitive firm। कह रहा था डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्ट इज elastic than the ones faced by perfectly competitive डिमांड कर्व। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो डिमांड कर्व इस तरीके से होता है, लेकिन यहां पर डिमांड कर्व इस तरीके से है, तो ये आपका लेस ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा टोटल रेवेन्यू फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज कैलकुलेटेड बाय, टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगी आपको पता है, हमेशा Q इंटू P से कैलकुलेट होती है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी ये आपका करेक्ट होगा, और यहां पर प्राइस का मतलब AR होगा। और आपको पता है कि परफेक्ट इसमें मोनोपोली में जो है वो AR MR इक्वल नहीं होते, क्योंकि MR नीचे होता है और AR उससे अधिक होता है। ये थे हमारे मोनोपोली के MCQs के क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।